भाग 68। खटारा टैक्सी और महलों के सपने, ड्रीम्स इन अ रैटल ट्रैप। दिल्ली की रात गहरी हो चुकी थी। इंपीरियल ट्रस्ट बैंक के वातानुकूलित एसी और लेवेंडर की खुशबू वाले हॉल से निकलकर रोहित और रहमत हकीकत की खुरदरी जमीन पर आ गिरे थे। उन्होंने एक पुरानी काली पीली टैक्सी रोकी थी। टैक्सी की पिछली सीट फटी हुई थी और उसमें से स्पंज बाहर झांक रहा था। खिड़की का शीशा जाम था, जो न ऊपर हो रहा था न नीचे। रोहित खिड़की से बाहर दिल्ली की सड़कों को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो गोल्डन क्रेडिट कार्ड और बैंक मैनेजर की डरी हुई, पसीने से तर शक्ल घूम रही थी। यार रहमत, रोहित ने टैक्सी के दरवाजे को खटखटाते हुए कहा, जो हर गड्ढे पर बज रहा था। ये जिंदगी का कैसा मजाक है? हमारे खाते में 50 करोड़ से ज्यादा पड़े हैं। हम पूरा टैक्सी स्टैंड खरीद सकते हैं और हम इस डब्बे में धक्के खा रहे हैं। हॉस्टल के उस छोटे से कमरे में जा रहे हैं जहां मच्छर हमारा खून पीते हैं और पंखा रोता रहता है। रहमत ने अपनी जेब में रखे पासबुक को एक बार फिर छूकर तसल्ली की। बात तो सही है भाई। 15 करोड़ राघव ने तुझे दिए, 15 मुझे दिए, और आज का वो 50 करोड़ का चेक। हम असल में अरबपति बनने की राह पर हैं, लेकिन जी ऐसे रहे हैं जैसे वड़ा पाव के पैसे भी उधार मांग कर लाए हों। रोहित की आंखों में अचानक एक नई चमक आ गई। वो सीधा होकर बैठा, जिससे टैक्सी की स्प्रिंग चू चू कर उठी। सुन, एक आइडिया है। राघव भाई का तो पता नहीं कब आएंगे, वो अपनी तपस्या में लगे हैं। लेकिन हम क्यों ना अपने लिए एक विला ले लें? विला? रहमत ने पूछा। हाँ भाई, विला। रोहित के हाथ हवा में लहराने लगे। साउथ दिल्ली के किसी पॉश इलाके में या गुड़गांव की गोल्फ कोर्स रोड पर। सोच जरा, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल जहां हम संडे को जूस पिएंगे, एक बड़ा सा लॉन, एक होम थिएटर जहां हम नेटफ्लिक्स देखेंगे, वो भी 100 इंच की स्क्रीन पर। रहमत भी उस सपने में खो गया। हाँ यार, और एक बड़ा सा हाईटेक किचन। हॉस्टल की उस पीली दाल से मुक्ति मिल जाएगी। मैं रात को 2 बजे भी वहां पास्ता और पिज्जा बना सकूंगा। और वार्डन, उस खड़ूस की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। टैक्सी हॉस्टल के गेट पर रुकी। ड्राइवर ने चिल्लाया, ओ भाई उतर जाओ, मीटर के 20 रुपए ऊपर लगेंगे रात के। रोहित ने बटुए से 500 का नोट निकाला और ड्राइवर को दिया। रख ले भाई, और अपनी गाड़ी की सर्विस करवा लेना। उस रात हॉस्टल के उस तंग कमरे की छत को घूरते हुए रोहित को नींद नहीं आई। उसने मन ही मन कसम खाई, तारांकन कल से सब बदलेगा। पैसा सिर्फ कागज नहीं है, ये इंसान की रीढ़ की हड्डी सीधी कर देता है। अब कोई हमें दबा नहीं पाएगा। भाग 69। कॉलेज गेट पर रईस सजादे की गुंडागर्दी, द बुली एंड द डस्ट। अगली सुबह कॉलेज का माहौल किसी मेले जैसा था। आज सेमेस्टर एग्जाम के रिजल्ट आने वाले थे। हवा में तनाव और उत्साह दोनों था। रोहित और रहमत ऑटो से उतरकर गेट की तरफ बढ़े। उन्होंने आज भी सादे कपड़े, जीन्स और टी शर्ट पहने थे, लेकिन उनकी चाल में एक अजीब सी बेफिक्री स्वैगर थी। अब उनके कंधों पर मिडिल क्लास की चिंता का बोझ नहीं था। तभी उनके ठीक पीछे एक कान फाड़ देने वाला हॉर्न बजा। पौ पौ पौ। रोहित और रहमत चौंक कर साइड हुए। एक चमचमाती हुई लाल रंग की ओपन रूफ स्पोर्ट्स कार कन्वर्टेबल उनके बिल्कुल पास से लगभग छूती हुई निकली और जोरदार ब्रेक मारा। स्क्रीच, टायरों से उड़ी धूल सीधे रोहित और रहमत के कपड़ों पर आ गिरी। कार में समीर बैठा था, कॉलेज का सबसे बड़ा बिगड़ैल रईजादा। उसके बाप का रियल एस्टेट का बिजनेस था और वो कॉलेज को अपनी जागीर समझता था। उसके बगल में उसके 2 चमचे बैठे थे, जो हर बात पर खीखी करते थे। समीर ने अपना महंगा एविएटर चश्मा नाक पर खिसकाया और हिकारत से हंसा। अरे देखो, कॉलेज के 2 गरीब आ गए, समीर ने जानबूझकर जोर से कमेंट किया ताकि आसपास की लड़कियां सुन सकें। सॉरी यार, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तुम लोग धूल मिट्टी में इतना मिक्स हो जाते हो कि पता ही नहीं चलता इंसान खड़ा है या कचरा। उसके चमचे हंसे। सही कहा भाई। वैसे तुम्हारी तिगड़ी का तीसरा भिखारी वो राघव कहाँ है? उसे किस ढाबे पर बर्तन धोने छोड़ाए? या फीस के पैसे नहीं थे तो भाग गया? आसपास खड़े कुछ स्टूडेंट्स हंसने लगे, कुछ ने सहानुभूति से देखा। पहले रोहित ऐसी बातों पर नजरें झुका लेता या चुपचाप निकल जाता, लेकिन आज आज उसकी पिछली जेब में वो प्लैटिनम और डायमंड वाला कार्ड था। आज उसके दिमाग में 65 करोड़ का बैकअप था। भाग 70। जुबानी तमाचा, द वर्बल अपरकट। रोहित रुका। उसने बहुत इत्मीनान से अपनी टी शर्ट से धूल झाड़ी। फिर वो धीरे धीरे चलकर समीर की स्पोर्ट्स कार के दरवाजे तक गया। समीर को लगा रोहित माफी मांगेगा या डरेगा। रोहित कार के दरवाजे पर दोनों हाथ रखकर झुक गया और समीर की आंखों में सीधे देखा। नाइस कार, समीर, रोहित ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। कौन सा मॉडल है? कितने की है? 60 - 70 लाख?
समीर अकड़ गया। तेरे पूरे खानदान की लाइफटाइम कमाई से भी ज्यादा। 75 लाख की है। दूर रह, स्क्रैच लग गया तो तेरी किडनी बेचने पर भी भरपाई नहीं होगी। रोहित हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें मजाक नहीं दया थी। ओ समीर, रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। समीर ने हाथ झटकने की कोशिश की, पर रोहित की पकड़ मजबूत थी। बेटा, जितने की तेरी ये पूरी कार है ना, उतना तो हम इस साल सिर्फ इनकम टैक्स भरने की सोच रहे हैं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। रोहित ने अपनी बात जारी रखी। और रही बात राघव की, तो वो जिस लेवल पर खेल रहा है, वहां देखने के लिए तुझे अपनी गर्दन इतनी ऊंची करनी पड़ेगी कि परमानेंट मोच आ जाएगी। वो बर्तन नहीं धो रहा, वो शायद तेरी इस खटारा गाड़ी की कंपनी खरीदने का प्लान बना रहा होगा। तभी रहमत भी पीछे से आया। उसने कार के बोनेट पर उंगली बजाई। और सुन भाई, रहमत ने मासूमियत से कहा, अगली बार हॉर्न जरा धीरे बजाना। हमारे कान कीमती हैं, तेरी इस गाड़ी के साइलेंसर और तेरे बाप के पैसों से ज्यादा। रोहित और रहमत ने एक दूसरे को हाई फाई दिया और सीटी बजाते हुए भीड़ को चीरकर आगे बढ़ गए। समीर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका चश्मा नाक से फिसलकर गोद में गिर गया। उसे समझ नहीं आया कि इन गरीबों में इतना एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस अचानक कहां से आ गया। भाग 71, रिजल्ट का धमाका, द इम्पॉसिबल टॉपर। नोटिस बोर्ड के पास कुंभ के मेले जैसी भीड़ थी। हटो, मुझे देखने दो। अरे, मैं पास हुआ या नहीं? रोहित और रहमत धक्के खाते हुए किसी तरह बोर्ड के पास पहुंचे। देख भाई, मेरा रोल नंबर देख, रोहित ने कहा। उसका दिल पसलियों से टकरा रहा था। उसे डर था कि रोबोट्स बनाने के चक्कर में पढ़ाई की वाट लग गई होगी। रहमत ने लिस्ट पर उंगली फिराई। ये रहा। रोहित 68%। रैंक 20। रहमत चिल्लाया। रोहित ने माथे से पसीना पोंछा। हाश, इज्जत बच गई। टॉप 20 में हूं। तेरा क्या है? रोहित ने लिस्ट स्कैन की। वाह बेटे। रहमत 72%। रैंक 15। तू तो छुपा रुस्तम निकला बे। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। समीर और उसके चमचे भी पीछे खड़े थे। राघव का चेक करो, समीर ने तंज कसा। पक्का डिटेंशन मिली होगी। वो तो कॉलेज आता ही नहीं था। रहमत ने लिस्ट के नीचे देखा। नाम नहीं था। बीच में देखा। नाम नहीं था। फिर उसकी नजर सबसे ऊपर गई। रैंक 1। रहमत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने रोहित को कोहनी मारी। भाई, ऊपर देख। रैंक 1, राघव सिंघानिया 98.5%, यूनिवर्सिटी टॉपर। क्या? रोहित चीखा, इतना जोर से कि आसपास के लोग उछल गए। फर्स्ट 98.5। पूरा कॉलेज सन्न रह गया। पिन ड्रॉप साइलेंस। समीर का चेहरा फक पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? एक पढ़ाकू लड़की ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। राघव तो क्लास में कभी दिखता ही नहीं था। वो नोट्स भी नहीं मांगता था। ये पढ़ कब रहा था? रोहित और रहमत एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, लेकिन अंदर ही अंदर वे भी हैरान थे। रोहित ने फुसफुसाया, भाई ये बंदा दुनिया बचा रहा था, गुंडों से लड़ रहा था, बर्फ में दबा हुआ था, रोबोट्स डिजाइन कर रहा था और फिर भी टॉप कर गया। ये इंसान है या चैट जीपीटी का बाप? उन्हें नहीं पता था कि राघव के पास एडेनियन न्यूरल क्षमता है। उसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। वो किताब के पन्ने नहीं पढ़ता, उन्हें स्कैन करता है। एक बार देखी हुई चीज वो ताउम्र नहीं भूलता। भाग 72, ब्लैक सन की काली किताब, द वॉर रूम ऑन इंसुला नोवा। उसी वक्त कॉलेज की हंसी खुशी से हजारों मील दूर हिंद महासागर के नीचे छिपे इंसुला नोवा पर माहौल बेहद गंभीर था। राघव एक विशाल होलोग्राफिक टेबल के सामने खड़ा था। कमरे में सिर्फ मशीनों की हमिंग साउंड थी। उसके बगल में आरव, रिया और आयुषी खड़े थे। राघव के चेहरे पर टॉप करने की कोई खुशी नहीं थी। उसका ध्यान एक बड़े खतरे पर था। तरुण, डेटा डिक्रिप्ट हुआ? राघव ने भारी आवाज में पूछा। हाँ बॉस, तरुण की डिजिटल आवाज गूंजी। रिया ने रेड स्कल के नेटवर्क से जो डेटा निकाला था, वो ब्लैक सन के मेन सर्वर से जुड़ा था। स्थिति हमारी सोच से ज्यादा खराब है। हवा में एक लाल रंग का 3D होलोग्राम बना। ये ब्लैक सन की सेना का खाका था। स्क्रीन पर जो दिखा उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। 1. पैदल सेना, मर्सनरीज, 5000 से ज्यादा प्रशिक्षित भाड़े के सैनिक जो दुनिया के अलग अलग देशों से भर्ती किए गए हैं। 2. हथियार, उनके पास प्लाज्मा राइफल्स हैं जो स्टील को मक्खन की तरह काट सकती हैं। 3 सबसे बड़े खतरे, द बिग 3। शैडो बॉट्स, मक्खी के आकार के ड्रोन जो अदृश्य हो सकते हैं और जहर का इंजेक्शन दे सकते हैं। द टाइटन, एक 8 फुट ऊंचा 500 किलो का साइबॉग।
ये आधा इंसान और आधा टैंक है। इसका कवच रॉकेट लॉन्चर से भी नहीं टूटता। वज्र, प्रोजेक्ट वज्रा, ये सबसे भयानक था। एक सैटेलाइट हथियार जो अंतरिक्ष से किसी भी शहर पर लेजर हमला कर सकता है। राघव ने टाइटन की तस्वीर को जूम किया। उसकी लाल आंखें होलोग्राम में जल रही थीं। तो ये है उनकी असली ताकत, राघव ने बुदबुदाया। हमारे 2000 रोबोट्स, इनके सामने शायद 10 मिनट भी न टिके। आरव ने मेज पर मुक्का मारा। भाई, हमारे पास एक चीज है जो इनके पास नहीं है, एडेनियन कोर और आपकी लीडरशिप। लेकिन हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। हम दिल्ली में बैठकर उनके हमले का इंतजार नहीं कर सकते। राघव ने नक्शे पर एक लाल बिंदु, रेड डॉट को घूरा, जो भारत के राजस्थान के रेगिस्तान में ब्लिंक कर रहा था। उसने अपनी मुट्ठी भींची। उसकी नसों में नारंगी लावा जैसी रोशनी चमकी और होलोग्राम टेबल का कांच चटक गया। तुम सही कह रहे हो आरव, राघव ने एक ठंडे, निर्दय स्वर में कहा। डिफेंस का वक्त खत्म हुआ। तरुण, शैडो जेट तैयार करो। हम युद्ध को उनके दरवाजे पर लेकर जाएंगे। अब हमला होगा, और ऐसा हमला होगा कि ब्लैक सन को दिन में तारे नजर आ जाएंगे।